अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। अब फर्स्टली एक बात मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो है 4 to 5 चैप्टर्स अभी भी रहते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने जो सिलेबस बनाया है उसमें यही 16 चैप्टर्स थे इम्पॉर्टेंट मेरे नज़दीक। अब इसके अलावा जो चैप्टर्स थे वो आईसीटी आईटी इससे रिलेटेड है। अगर एक आध एमसीक्यूज़ बना तो भी बन सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक ही होती है। और इसके एंड में जो चैप्टर्स हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एक दफ़ा आप इसके कंटेंट को देख लीजिएगा। अब उसमें जो लास्ट में एटॉमिक और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से रिलेटेड चैप्टर्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई एमसीक्यूज़ बने, और अगर बनेगा भी तो भी वो जो 2 चैप्टर्स हैं वो हम लाजमी तौर पे केमिस्ट्री के अंदर हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। एटम्स की स्टडी भी कर लेते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी भी कर लेते हैं, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा, वहीं से आपका ये टेस्ट बन जाएगा अगर वो क्वेश्चन आया भी तो हम यहाँ पर इस जो है सीरीज़ को एंड करेंगे इसी चैप्टर पर। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसको गौर से समझ लीजिएगा। फर्स्टली हमें ये बताया गया है कि ना ह्यूमन बॉडी पर 4 तरह की फोर्सेस जो है वो अप्लाई होती हैं। ठीक, एक होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरी होती है वीक फोर्स और ग्रेविटी होती है, और चौथे नंबर पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो सबसे पावरफुल फोर्स है और वो जो है बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस पर ही अप्लाई होती है, ठीक है, ऑपरेट होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अगर डेफिनेशन को देखें, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी चार्जेस जो होती हैं वो जब तक रेस्ट में रहें तब तक उनके पास कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक, जब तक ये चार्जेस जो है वो रेस्ट में हैं। लेकिन अगर चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर दें तो वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई सी भी चार्ज हो, जब वो मूव करती है तो एक और फील्ड जनरेट होती है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वर्ड से पता चल रहा है कि ये वो फोर्स है जो कि कम्बिनेशन है दोनों फोर्सेस का। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही आ जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंट्ज़ फोर्स भी कहा जाता है, और ये फोर्सेस जो होती हैं वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होल्ड हुए हुए होते हैं इन एन एटम। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। अब इसमें ना आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर कंडक्टर्स। इसमें हम करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ये रूल इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ये आपकी जो ये वाली फिंगर है ये आपको बताएगी कि जो है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और करंट की डायरेक्शन के लिए आपके लिए ये रिंग फिंगर यूज़ होती है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए और डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम राइट हैंड रूल जो है यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। याद रखें कि एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसमें जस्ट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रलाइज कैसे होती है, जब करंट फ्लो करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी फील्ड प्रोटॉन्स की फील्ड से न्यूट्रलाइज हो जाती है अपोजिट चार्जेस की वजह से। तो जो चीज़ बचती है दैट इज़ ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेट सपोज कि हम एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, उस पार्टिकल का कुछ जो है ये क्यू हम उसके चार्ज को शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में जो है प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा कि एक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल की है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल की है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है। यानी 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड हैं जो आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एक नई तरह की फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये देखिए, अ फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड, और वो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड 3 चीज़ों पर करती है। ये रहा फॉर्मूला जिससे पता चल रहा है कि वो फोर्स जो जनरेट हुई कैसे जनरेट हुई, जो चार्ज पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी फील्ड और इस चार्ज पार्टिकल की फील्ड इंटरेक्ट होकर एक नई फील्ड बना रही है, एक नई फोर्स बना रही है। वो जो फोर्स है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, क्यू, वी एंड बी पर। क्यू मीन्स चार्ज पे, जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो ये तीनों जितनी ज़्यादा होंगी उतनी वो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी।
क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ से हम बी के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को शो कर रहा है। तो बी के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो फोर्स वहीं रहेगी और क्यू वी इसके अपॉन में आ जाएंगे, एफ अपॉन क्यू वी। और यहाँ पर अगर हम एंगल पुट करें तो साइन एंगल यूज़ करेंगे, साइन थीटा। अब अगर यूनिट ड्राइव करना चाहें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और क्यू का यूनिट होता है कूलम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इस हिसाब से इसका यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड। लेकिन न्यूटन को अगर हम फर्दर इसको खोल कर रखें तो कुछ जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से बन जाता है कि इसमें इसको हम कंबाइनली टेस्ला कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन यानी बी का जो यूनिट है दैट इज टेस्ला। मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के, अगर हम दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब रखें, अगर उन दोनों के हमने एक जैसे पोल एक दूसरे के करीब रखे हैं तो लाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, और जो ऑपोजिट पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इन मैग्नेट के सराउंडिंग में जो फील्ड होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट इज़ द रीजन अराउंड अ मैग्नेट। और अगर उस मैग्नेट की जो रीजन है उसको शो करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हम ड्रा करते हैं उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ जा रही होती हैं, साउथ पोल की तरफ। जैसे उसमें पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ हम लाइन को ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हम इसको ड्रा कर लेंगे। और बीच में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पोजीशन पर नहीं होती। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी कहाँ पर, एट द एंड ऑफ द पोल, क्योंकि पोल के एंड से ही तो वो जनरेट हो रही है। लेकिन ये क्लोज्ड एट द एंड ऑफ पोल, मतलब ये जो लाइंस हैं वो क्लोज टू द पोल ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। जबकि जो इसका इनसाइड है, बार मैग्नेट का जो इनसाइड है वहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो 50 माइक्रो टेस्ला है। ये जस्ट वैल्यू जहन में रख लीजिएगा। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था कि एक चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाए थे, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी दैट वाज इक्वल्स टू क्यू वी बी। यानी वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे डिपेंड कर रही थी, दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही थी, और तीसरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही थी कि वो इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम कि एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लाएं। ये देखें, ये एक जो है वो मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है। ये जो कंडक्टर है इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस कंडक्टर को ले आए, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें भी क्या है कि चार्जेस मूव कर रही हैं। तो कंडक्टर के अराउंड में भी क्या होगा कि उसके सराउंड में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जिसमें हमने इसको प्लेस किया है। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक कंडक्टर की और एक जो है वो इन दो मैग्नेट्स की फील्ड हो गई। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंबाइन होकर एक और फोर्स जनरेट होती है जो तीन फैक्टर्स पे फिर से डिपेंड करेगी। एक इस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगी कि ये कितनी इसकी लेंथ है, और वो भी डायरेक्टली डिपेंड करेगी। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से पे डिपेंड करेगी, वो भी जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो नई फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके अलावा करंट पे डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा होगा उतना ज़्यादा ये जो इनकी कंबाइंड फोर्स है वो प्रोड्यूस होगी। इस हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़ इक्वल्स टू आई एल बी या बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो बी है यहाँ से हम बी का फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग। तो एफ अपॉन आई एल साइन थीटा, ये जो फॉर्मूला है ये हम बी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को स्किप नहीं करना, इनकी लिस्ट बना लें, इन फॉर्मूलाज को याद रखते जाएं। ठीक है, अच्छा अब जो मैग्नेटिक फील्ड न्यू वाली जनरेट होती है वो ड्यू टू रिपल्जन भी हो सकती है, ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से पोल जो है वो एक दूसरे के सामने पड़ रहे हैं। अगर इक्वल मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल इफेक्ट भी आ सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर पर, ऑपोजिट इफेक्ट भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि रिपल्जन हो रही है या फिर अट्रैक्शन हो रही है। अब इससे रिलेटेड एक वर्कड एग्जांपल है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर। याद रखें वायर की बात हो रही है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ कंडक्टर। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इट विल बी एफ इज इक्वल्स टू आई एल एंड बी साइन थीटा।
ठीक है, लेकिन डेटा जो है वो गिवन नहीं है इसमें, डेटा यहाँ से डायग्राम से देखने को कहा गया है। अब डायग्राम को अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें हमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन है 5 सेंटीमीटर, करंट गिवन है 20 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ 1.5 टेस्ला। ठीक है, तो हम इसके डेटा को लिख लेते हैं एक दफ़ा। करंट गिवन है 20 एम्पियर, इसकी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर नहीं है, डायरेक्ट एम्पियर गिवन है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स के अंदर, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.05। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.5 गिवन है। अब जैसे कि इसमें आप गौर से देखें कि एंगल जो है वो 90 की एंगल बन रही है इसके बीच में, तो 90 के एंगल के लिए साइन 90 इज़ इक्वल्स टू 0, तो हम वो ज़ीरो मेंशन यहाँ पर नहीं कर, साइन 90 इज़ इक्वल्स टू 1 तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं करते, ILB डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब ILB को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज़ 0.05 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द 1.5। जब इन तीनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर जो है वो 1.5 ही आएगा। हेयर इट इज़ 1.5 न्यूटन। आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी दैट वाज इक्वल टू QVB। ठीक, उसके बाद हमने एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो उस पर जो फोर्स लग रही थी दैट वाज ILB। ठीक, अब जो है हम एक कॉइल को प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और दो मैग्नेट्स के बीच में, तो देखते हैं अब इस पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक, तो फिर तो इस कॉइल को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये कॉइल जो होती है वो टर्न हो जाती है क्योंकि इस पर दोनों साइड से ना फोर्स लगती है और दोनों इक्वल फोर्सेस ही होती है, लेकिन एक जो है अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो दूसरी फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये कॉइल टर्न कर जाएगी और टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये चीज़ फिक्स्ड है कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और वो टॉर्क जो है वो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, B यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, करंट पर एंड एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एंगल पे डिपेंड करेगा। ये एंगल हमें बता रही है कि ये कॉइल जो है अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है दैट मीन्स कि डाइपोल मोमेंट जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी फील्ड के, एज अ रिजल्ट टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और अगर ये परपेंडिकुलर रखेंगे तो कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो जाती है टू द मैग्नेटिक फील्ड, एज अ रिजल्ट टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं वो जहन में रखने हैं। करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके जो प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा है कि उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, अब इस प्रिंसिपल को यूज़ करके दो एप्लीकेशंस हैं जो यूजुअली यूज़ होती है दैट इज़ DC मोटर एंड मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को हमने प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल करंट जिससे हम वोल्ट मीटर भी बना सकते थे। तो अब जो है वो DC मोटर को डिस्कस कर लेते हैं। DC मोटर भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है और ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ये डिवाइस जो है आप इस डायग्राम को देख लें, दिस इज़ द डायग्राम फॉर DC मोटर। अब इसमें देखें ये जो है कॉइल रखी हुई है इन दोनों मैग्नेट्स के नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में। ठीक है, अब देखें इस कॉइल के अंदर जो पोल है मैग्नेट के ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉइल की ये साइड जो है वो बिल्कुल मैग्नेट के साथ पैरेलल है और राइट साइड पर आप देखें कि ये जो है वो मैग्नेट है, इसी तरीके से इसकी ये साइड पैरेलल आ रही है। तो जो इसका प्लेन कॉइल का पैरेलल आता है ना मैग्नेट से, तो वहीं पर ही फोर्स अप्लाई होती है। बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो वहीं पर ही प्रोड्यूस होगी, अप्लाई होगी। बाकी का जो ये साइड है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टू द फील्ड और ये पोर्शन भी परपेंडिकुलर है टू द फील्ड, तो यहाँ पर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि जो प्लेन परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेट के, वहाँ पर जो करंट है वो पैरेलल हो जाएगा, दैट्स वाई ये ज़ीरो हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब जैसे ही मतलब फोर्स अप्लाई होगी तो इस फोर्स के नतीजे में ये कपलिंग फोर्स होती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर लास्ट में आपको यही चीज़ बताई हुई है यहाँ इन पॉइंट्स में कि ये जो दो साइड्स हैं वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि
मतलब फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि करंट जो होता है ना वो पैरेलल हो जाता है टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों पैरेलल हो जाता है? क्योंकि प्लेन जो थे वो परपेंडिकुलर हो गए थे, इसलिए फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही थी। वो वाला प्लेन जो इस तरीके से आ रहा था ना मैग्नेटिक फोर्स उसके मैग्नेट्स के, और जो साइड दूसरी वाली साइड थी कौन सी, इस तरीके से जो साइड्स आ रही थी, वो जो साइड्स थी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही थी। उसमें जो करंट था वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा था, इस वजह से वहाँ पर प्रोड्यूस होगा टॉर्क। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में आपको ये बताया हुआ है कि वही पॉइंट सेम रिपीट हुआ है कि हम इसको डीसी मोटर में भी इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं और मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में भी यही प्रिंसिपल यूज़ होता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस डायग्राम पर फोकस करें। ये एक मैग्नेट है और ये एक कॉइल रखी हुई है। ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस मैग्नेट के सराउंडिंग में है और एक मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सराउंडिंग में है। ठीक है। ये गैल्वानोमीटर इसके साथ अटैच है जो कि करंट को वोल्टेज को मेजर करके बताएगा कि क्या इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब ले आते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो मूव करती है, जिससे पता चलता है कि वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। जैसे जैसे करीब ला रहे थे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जा रहा था, वोल्टेज भी इंक्रीज होता चला जा रहा था। और जैसे जैसे इस मैग्नेट को हम मूव अवे करवा रहे थे तो ये करंट जो था, ये वोल्टेज जो था वो डिक्रीज हो रहा था। अब क्या किया कि मैग्नेट को फिक्स कर दिया और इस लूप को मूव करवाया। ये जो कॉइल थी इसको करीब किया मैग्नेट के, तो फिर से ये सुई जो थी वो आगे की तरफ मूव हुई, यानी पॉजिटिवली करंट जो है वो वैल्यू इंक्रीज़ हुई। और अगर इस कॉइल को दूर ले गए तो फिर से ये जो वोल्टेज था वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है। इसको समराइज़ किया गया है कि मैग्नेट को अगर स्टेशनरी रख के सिर्फ कॉइल को मूव करवाएं तो भी नीडल जो थी वो डायरेक्शन में मूव कर रही थी। और ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, अब ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब और इस फिनोमेना को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी? या तो फिर हम मैग्नेट को मूव करवाएं या तो फिर हम इस कॉइल को मूव करवाएं। ठीक है। इसी कंसेप्ट से फैराडे ने अपना लॉ बना लिया था। और फैराडे ने क्या कहा कि अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, एक सर्किट के अंदर कब? जब रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव यानी एक को फिक्स करके दूसरे को मूव करवा के देखा, इस हिसाब से रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में? कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट की होगी। ठीक है। फिर वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ टर्न्स पर। जितने नंबर ऑफ़ टर्न्स कॉइल के ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर वो ईएमएफ ज़्यादा होगी उतनी। और एरिया पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा एरिया उतनी इंड्यूस्ड होगी ईएमएफ। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और लास्ट में ओमेगा पे डिपेंड करेगी। ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करेगी। अच्छा, टाइम के साथ भी वो वेरी करती रहती है। उसके बाद है लेंज़ेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ जो है ये हमें बताता है कि जब हम मैग्नेट को इसके करीब ले आते हैं, कॉइल के करीब, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा, अब उस करंट की अपनी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। तो वो उस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड टू इट। यानी अगर ये जो मैग्नेट हम करीब ला रहे हैं, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फिर जो कॉइल में करंट जनरेट हुआ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। अगर डायरेक्शन इस तरफ है किसकी? मैग्नेट की, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो उसके ऑपोजिट होगी। तो यही हमें लेंज़ेस लॉ बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि अपोज करती है टू द मैग्नेटिक लाइंस दैट हैव फॉर्म्ड इट। यानी जिस मैग्नेटिक लाइंस की वजह से ये करंट इंड्यूस हुआ है
वो करंट अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगी। सो दिस इज़ लेंज़ेस लॉ। अच्छा, उसके बाद ये भी बताया कि ये जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं किस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। ये जो फाई बी लिख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज को डिनोट कर रहा है। फिर हम इस पर जो एन लगा रहे हैं कांस्टेंट, दैट इज़ शोइंग नंबर ऑफ टर्न्स। उसके आगे हमने माइनस लगाया है। ये माइनस साइन किस चीज़ को शो कर रहा है कि जो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट होगी टू द फील्ड दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। अच्छा, ये जो लेंज़ेस लॉ है ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखें इस लॉ में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती जिस डायरेक्शन में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी, तो क्या होता कि अगर दोनों देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो ये दोनों डायरेक्शंस में जाने के बाद कंबाइन होकर एक लार्जर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती। एज अ रिज़ल्ट फोर्स भी ट्विस्ट हो जाती, करंट भी ट्विस्ट हो जाता। और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या सिखाता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी तो यहाँ पर क्रिएट हो गई ना, डबलिंग ऑफ द फोर्स हो रही है, डबलिंग ऑफ द एनर्जी हो रही है, जो कि हो नहीं सकती। इस वजह से लेंज़ेस लॉ ने ये क्लियर कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की अगर इस तरफ है तो फिर इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड उसके ऑपोजिट होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएगी इनकी एनर्जी। दूसरा ये जो लॉ है लेंज़ेस लॉ, कौन से लॉ से रिलेट कर रहा है, दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वली प्रोड्यूस हुई है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एप्लीकेशन में शामिल है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक तरह का ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस ही है। समझें कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद एक कंसेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में देखें ये एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, इसको डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जैसे ही पावर सप्लाई होगा इसमें करंट फ्लो करेगा तो इस प्राइमरी कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब इस कॉइल को हम करीब ले आते हैं एक और कॉइल के, एक और कॉइल इसके करीब लाएंगे तो क्या होगा, उस कॉइल में कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी कॉइल को हम इस प्राइमरी कॉइल के करीब लाए तो फिर इस प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स था मैग्नेटिक, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी वो इंटरेक्ट कर रही है सेकेंडरी कॉइल के साथ। एज अ रिज़ल्ट सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट होगी। अब जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगी वो किसकी वजह से हुई है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से हुई है इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हुआ है उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस हुई है ईएमएफ, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर इस सेकेंडरी कॉइल के साथ कोई बल्ब वगैरह अटैच कर लोगे तो वो ऑन हो जाएगा, हालांकि इसके साथ तो कोई बैटरी भी अटैच नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल की जो ईएमएफ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी कॉइल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो माइनस एम लगेगा। माइनस करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुई है वो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस हुई हुई ईएमएफ को अपोज करेगी डायरेक्शन वाइज। और जो है एम जो है वो इसलिए लगा रहे हैं दैट इज़ शोइंग अ कांस्टेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, एम कांस्टेंट है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो कर रहा है। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया, इससे यूनिट भी ड्राइव हो सकता है लेकिन इसके लिए एक कॉमन यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ हेनरी। हेनरी इसका एसआई यूनिट है। ठीक, लास्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है, यानी हम इसको ये कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ये जो ट्रांसफार्मर है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है और ऐसी सप्लाई करंट जो है इसमें पास होगा। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें दो कॉइल्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। तो एक ये पहली कॉइल हो गई, दूसरी कॉइल हो गई। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉइल, या फिर ऐसे कह लें दिस इज़ प्राइमरी कॉइल, दिस इज़ सेकेंडरी कॉइल। जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का है उसे हम वी से शो करते हैं दैट इज़ प्राइमरी वोल्टेज, और सेकेंडरी कॉइल से जो वोल्टेज गुजर रहा है दैट इज़ सेकेंडरी वोल्टेज वी से शो करेंगे। ठीक है, अब जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है, ये फार्मूला ज़हन में रख लें कि जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है और जो प्राइमरी वोल्टेज होता है उनका रेशो जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ़ टर्न्स से।
जितने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में होंगे टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अब ऐसा होता है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर हम वोल्टेज को चेंज किया, अगर करंट को चेंज किया तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड होगी ईएमएफ। अब ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करेगा, इसमें जो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज होगा उससे कई ज़्यादा इंक्रीज्ड वोल्टेज होगा किसका, सेकेंडरी कॉइल का। यानी जो सेकेंडरी वोल्टेज आएगा हमारे पास वो एक्सीड कर जाएगा टू द प्राइमरी वोल्टेज, तो उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसकी एप्लीकेशन स्टेबलाइज़र में यूज़ होती है। स्टेबलाइज़र में क्या होता है कि अगर लाइट कम भी आ रही हो तो भी एसी वगैरह सही से चल रहे होते हैं, फ्रिज वगैरह सही चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको पूरा का पूरा पावर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि उनके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिटेड है। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि अगर उसको कम भी वोल्टेज मिल रहा है तो वो उसको इंक्रीज़ करके उसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ज़्यादा है प्राइमरी से, तो एज अ रिज़ल्ट जो है वोल्टेज इंक्रीज़ होके मिल रहा है जो भी हम डिवाइस उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी जो पावर सप्लाई से इसको वोल्टेज मिलेगा, यानी प्राइमरी वोल्टेज जो इसको मिलेगा वो उसको जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा उससे कई ज़्यादा ज़्यादा होगा, यानी सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो उससे लोअर होगा प्राइमरी वोल्टेज से। आप इसको देख सकते हो कि ये कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो प्राइमरी से कम होगा। इसके एप्लीकेशन हम मोबाइल चार्जर में देख सकते हैं कि मोबाइल चार्जर में भले 220 वोल्ट का आ रहा हो, पावर सप्लाई से उसे भले वोल्टेज 220 का मिल रहा हो, लेकिन वो हमें मतलब 4 वोल्टेज तक तकरीबन भी रिड्यूस करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको 4 वोल्ट तक 5 वोल्ट तक ही उसको रिड्यूस करके सप्लाई कर रहा होता है। अगर 220 वोल्ट मोबाइल को मिले तो फट ही जाए। तो प्राइमरी कॉइल अगर देखें, अगर प्राइमरी कॉइल से वोल्टेज ज़्यादा है ना प्राइमरी कॉइल में, दैट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है। अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करना होता है ना तो सेकेंडरी कॉइल जो बनाई जाएगी उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कम रखे जाएंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे उतना वोल्टेज भी कम होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है बिहाइंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक होता है आइडियल ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होगा कि जितना पावर प्राइमरी उसके अंदर होगा कॉइल के अंदर उतना ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज या पावर होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। हालांकि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता तो नहीं है। फिर ये एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर की के स्टेबलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है, और बैटरी के चार्जर में, सर्किट ब्रेकर में, एयर कंडीशन एसी के अंदर यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर्स को, ठीक है। अब आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, अनलाइक पोल्स रिपेल नहीं, क्योंकि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 है लाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये भी गलत हो गया। मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, नहीं वो एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी इज़ अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डजेंट एग्जिस्ट, सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट कि जो सिंगल मैग्नेटिक पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल का कपल होगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। देखिए इनसाइड अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होती तो मैग्नेटिक लाइंस भी नहीं होंगी, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थर्ड एमसीक्यूज इज द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को मैग्नेटिक कंपास से डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन द वायर। तो फोर्स और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज़ होगी। डीसी मोटर कन्वर्ट्स, तो डीसी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। तो करंट को जो है वो रिवर्स करने के लिए कम्यूटेटर यूज़ होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Seventh MCQ is the direction of induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो लेंजेस लॉ था वो अकॉर्डेंस में था विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है इनपुट वोल्टेज को। द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10। देखिए टर्न रेशियो जो है वो दैट इज़ NS अपॉन NP, वो कह रहा है 10 के इक्वल है, दैट मीन्स ये 10 के इक्वल हो गया। यहाँ पर क्या चीज़ बची, VS अपॉन VP, लेकिन ऑप्शन में जस्ट VS गिवन है, तो ये VP जो है वो मूव करेगा और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये MCQs कंप्लीट हुए। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर सारे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम फिज़िक्स को टच नहीं करेंगे,
हाँ, शॉर्ट्स के थ्रू अगर कोई कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो टेस्ट से रिलेटेड ही होगा, या कोई एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्पेशली जो पाक एमसीक्यूज़ हैं उनको टच कर लीजिएगा, क्योंकि एज इट इज़ एसपीएससी कभी कभार वहाँ से टेस्ट के एमसीक्यूज़ उठा लेती है। तो हम वहाँ के एमसीक्यूज़ खास तौर पे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ तो आप लोग देख कर समझ भी जाते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हर किसी से सॉल्व नहीं होते। तो मैं कोशिश करूँगी कि पाक एमसीक्यूज़ के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू समझाती जाऊँ। तो स्टे इन टच, work hard, you will get what you want. Allah Hafiz. See you in the next playlist.